फीचर्स जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन. Today's topic is very important topic and already note is there in your group, so please check it properly. And ये जो information है related to DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक एक पॉइंट को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं. हार्ड लग रहा है तो अभी पॉइंट्स बस समझ लो. लिखना क्या है, नोट्स मेरे जो हैंड रिटन वाले नोट्स ऑलरेडी गिवन है उसको लिख लेना, ठीक है. दोनों चलेगा, जिसको जो इजी लगता है उसको करो. पहले हमें है क्या, कंसेप्ट क्लियर करना है. तो पहला ना पॉइंट्स कुछ और एक्स्ट्रा है, दैट इज इसका सोर्स क्या है. देखो सोर्स क्या है, हमने कहाँ से लिया था, याद हुआ होगा. दैट इज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937. इसको बोरो किया था हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, इतना. एंड विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, इतना लिखना बस 1937 से 7 में जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था उससे इसको बोरो किया गया. मेंशन इन द पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51. ये भी पोर्शन मेरे नोट्स में था, आर्टिकल 36 से 51 तक ये मेंशन है. डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या बोले, देखो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है. DPSPs एज अ नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नोबल फीचर मतलब फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो कि वैल्यूएबल फीचर्स जैसे बोलते हैं ना, वैसे फीचर्स हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला. अभी देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर और क्या बोल रहे हैं ना, DPSP प्लस FR इक्वल्स टू द फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. FR बार बार बोला जा रहा है, तो ये FR का क्या पॉइंट है बाद में देखते हैं, अंदर में मेंशन है, ठीक है. दैट इज रिलेटेड टू वेलफेयर एक्सटेंशन कुछ एक होगा. तो उस बेसिस पे देखो हम लोग ने क्या किया ना, दोनों को मिला के हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉलेज है वो देता है हमारा DPSP. एंड ये सोल है, आत्मा है. DPSP को आत्मा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन का. DPSP lays down the goal of Indian polity as socio-economic democracy as distinguished from the political democracy. अभी देखो पहले हम कंफ्यूज होते थे कि पॉलिटिकल, हमें सिर्फ लॉ मेकिंग के लिए काम करना है, लॉ मेकिंग के लिए काम करना है. बट टुडेज जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना रिगार्डिंग टू द इंडियन पॉलिटी, एज पर दैट कंसेप्ट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बन गया है रेदर दैन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब समाज के साथ अर्थनीति का संबंध जो है उसको ज़्यादातर हमने दिखाया है, ठीक है. फिर आइए ग्रैबनिल ऑस्टिन ने क्या बोला ना, DPSP प्लस FR दैट इज अ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्साइंस मतलब लॉजिक, लॉ, दैट इज द सोल, या फिर बेसिकली द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 37 क्या बोलता है, दैट इज अ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज. बोला गया कि ये सारे गवर्नेंस के लिए है, मतलब इंपॉर्टेंट है. ये जितने भी हम प्रिंसिपल्स अभी पढ़ने वाले हैं DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ में, तो वो प्रिंसिपल्स को हमने यूज़ किया है. किस लिए यूज़ किया ना, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस के लिए. मतलब अगर हम लॉ मेकिंग करना चाहते हैं सो दैट वी कैन यूज़ दीज प्रिंसिपल्स. फर्स्ट हम लोग इसे करना चाहिए, हमें इसे यूज़ करना चाहिए. एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में. हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द FR एंड DPSP. तो ये दोनों के अंदर जो बैलेंस रखना था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बेसिस में नहीं चाहिए. नहीं, एक्सेप्शन में क्या है ना, लॉज गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B and C of DPSP should not be declared as unconstitutional and void of grounds of violence of कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. सो ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इतना डिटेल नहीं जाना है. बट बाकी के कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोले वो इंपॉर्टेंट है. अभी देखो फीचर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का. फीचर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उसको हम रिकमेंडेशन भी बोल सकते हैं. ये किस लिए लिखे गए हैं ना, स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूट जो करता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग करता है, एडमिनिस्ट्रेट जो गवर्निंग बॉडी है, जो हमारे जो डिफरेंट मैटर्स के ऊपर काम करता है. फ्रेज स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट मतलब क्या होता है ना, स्टेट का मतलब होता है इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूड होते हैं. लोकल अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड होते हैं एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ भी. सोचो, याद करो, ये पॉइंट्स भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. क्या बोला था, स्टेट का मतलब ऑलवेज आप क्या समझते हो, स्टेट मतलब बोल देते हो ना ये कंट्री है, या फिर ये स्टेट मतलब आपका डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसको बोला गया. नहीं, ये स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग के लिए है, और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो सबको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है.
अभी देखो ये और क्या कहता है, इम्पोजेस मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एप्लीकेशन बट द रियल फोर्स बिहाइंड दैम इज पॉलिटिकल एंड दैट इज द पब्लिक ओपिनियन। हम बोलते हैं कि सारे पॉइंट्स को अप्लाई करो, वो क्या है, मोरल पॉइंट्स हैं, बट एक्चुअल में पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं, मोरल पॉइंट्स नहीं होता, पॉलिटिकल वैल्यूज होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। और क्या कहता है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आगे लेके जा रहा है, विच इज़ पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव है, अनलाइक एफआर जो कि नेगेटिव होता है। तो वो नेगेटिव से हटके ये क्या है, पॉजिटिव वन है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब समाज में रह के अर्थनीति के बारे में सोचना, सबके उन्नति के बारे में सोचना, सारे लोगों के जो डेमोक्रेटिक पॉइंट में वीकनेसेस, जो हम बोलते हैं कि हमारे हम सिटीज़न हैं, नागरिक है इस कंट्री के, बट हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक पॉइंट से चेक करते हुए ये क्या कहता है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। दे आर द सप्लीमेंटरी टू द फंडामेंटल राइट्स। अभी एफआर का मतलब अगर किसी ने नहीं समझा है तब से, तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो समटाइम्स क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हो कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर सेम, बट एक्चुअली इनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं बट सप्लीमेंटरी है, ये क्या है ना, एक दूसरे के परिपूरक है। अगर जहाँ पे डीपीएसपी नहीं है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर लो, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है वहाँ पे डीपीएसपी को यूज़ कर लो, ऐसा काम करता है। और दे आर इंटेंडेड टू फिल, क्या किसको फिलअप करना है, देखो, फिलअप द वैक्यूम इन पार्ट 3 प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ये क्या कह रहा है ना, जो कि खाली जगह है, खाली जगह है पार्ट 3 में, तो उसको फिलअप कर रहा है, मतलब जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए होता है। तो डीपीएसपी में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के लिए वर्क ज़्यादा किया गया है। एक पर्सन का नाम बोलती हूँ जो कि एडवाइज़र है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र है, जो संविधान बनाने के लिए एडवाइस कर रहे थे, मतलब वो बहुत बड़े पर्सन है जो कि राइट्स के लिए काम कर रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स को कैसे बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेशन दिखा सके और ड्राफ्ट बना सके। तो उसके लिए जो ड्राफ्ट बना था उसके चेयरमैनशिप में कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ये कौन है जो एडवाइज़र है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बी एन राव, इनका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया ना, दो कैटेगरीज में सारे राइट्स को डिवाइड कर दिया, जो आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको दो भाग में विभक्त कर दिया। एक है जस्टिशिएबल, दूसरा है नॉन जस्टिशिएबल। एंड उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा किसके थ्रू, ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ना, चेयरपर्सन थे अम्बेडकर जी, ठीक है। सो ये बोला गया फंडामेंटल राइट्स का ये क्या है, सप्लीमेंटरी है, मतलब अगर डीपीएसपी प्रेजेंट है फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट है डीपीएसपी नहीं चाहिए, ऐसे काम कर सकते हैं। डीपीएसपीज रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो ये आपके लिए कैसा काम करेगा, इस गवर्नमेंट के लिए कैसा काम करेगा ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो वैसा है, जस्ट लाइक बोलो ना लोडेड गन, ठीक है, कैसा होगा, गन में सारे बुलेट्स प्रेजेंट है, तो ये सोच लो ये सारे बुलेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल हैं दीज आर द बुलेट्स, एंड गन इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप मतलब मशीन है, जिसको आप चलाओगे तो आगे आगे एक के बाद एक बुलेट्स जैसे निकलते हैं वैसे प्रिंसिपल्स भी जाके काम करेंगे। एंड इसको किसने आगे लेके गया और गए, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डीपीएसपीज कंस्टिट्यूट ए वेरी कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम, तीनों चीज़ को लेके चल रहा है। एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए जो डिटेल चीज़ें चाहिए, इकोनॉमिक आपका अर्थनीति अच्छा होना चाहिए, आपका समाज में आप जो रह रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आपके अच्छे होने चाहिए, ये तीनों को मिला के हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनता है। पहले के टाइम पे तीन नहीं थे, पहले के टाइम पे दो थे, इकोनॉमिक एंड सोशल, बट आज के टाइम पे तीनों चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। डीपीएसपीज एम्बॉडी वेलफेयर स्टेट एंड नॉन पॉलिस स्टेट। तो इन्होंने क्या किया, दो बॉडी बनाए हैं, एक है वेलफेयर स्टेट है, एक है नॉट पॉलिस स्टेट, नॉट पॉलिस स्टेट। डीपीएसपी एम्स एट किसके लिए काम कर रहा है ना, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, रियलाइजिंग द जस्टिस, लिबर्टी फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी समानता मिलना चाहिए, सबको धर्मनिरपेक्षता रहने के लिए अधिकार दिया गया है। सारे धर्म समान नहीं होते, मतलब हमने समान बोला, सारे धर्म को इक्वल किया, बस सारे धर्म के हिसाब से जो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए वो मिलना चाहिए। नॉन जस्टिसेबल मतलब क्या होता है, नॉन लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, नॉन जस्टिसेबल जिसको हम जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते। सपोज कोई एक वायलेंस एक्ट हुआ जिसके अगेंस्ट हम लोग कोई भी लीगल स्टेप्स नहीं ले सकते, ठीक है। डीपीएसपीज और क्या करते हैं ना, हेल्प द कोर्ट, कोर्ट को हेल्प करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हेल्प करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पॉइंट है, इस लॉ का अभी तक वैलिड है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप चाहो तो किसी को भी दंडित कर सकते हो या पनिश कर सकते हो। एससी के लिए क्या है, देखो, एनी लॉ implementing DPSPs need to be reasonable in relation to Article 14 and 19.
सो ये बोला गया जैसे कि आर्टिकल 14 में मेंशन है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड 19 के अकॉर्डिंग भी वैसे ही है कि हम जैसे इक्वालिटी सबको प्रोवाइड करें एस सी डेवलपमेंट के लिए, तो फ्रीडम सबको दे, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स नेगेटिव है उसको थोड़ा माइंड में रखना है। ये फीचर्स हैं। अभी आएंगे क्लासिफिकेशन में। आपको याद है कि मैंने बोला था इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज, मतलब इसको क्लासिफाइड किया गया 4 पार्ट में। तो यहाँ पे देखो सोशलिस्ट एक पॉइंट है, गांधीयन एक पॉइंट होगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल जिसको इंटरनेशनल ग्राउंड पर फ्रीडम बोला गया है, और एक मिसलेनियस होता है। अभी देखो सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिस्ट में क्या होगा ना, ये ऐसा नॉलेज देता है जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी के आदर्श के ऊपर चलता है। ये फ्रेमवर्क क्रिएट करता है डेमोक्रेटिक, मतलब नागरिक के लिए, सोसाइटी में जो हम नागरिक हैं उनके लिए, ठीक है। स्टेट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आपको जैसे अर्थनीति के हिसाब से और समाज के हिसाब से पूरा जस्टिस मिले उसके लिए काम करता है। एंड वेलफेयर स्टेट, पूरे स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आप बोलोगे मैम इसका शॉर्टकट और भी कर ले, तो इजी वाला जो है उसको चेक कर लेना, पॉइंट वो भी हो जाएगा। बट क्या है ना, हमेशा हम इजी के पीछे ही भाग रहे हैं, थोड़ा सा ये हार्ड नहीं है, बस आप समझ लो, अपने पॉइंट से लिख सकते हो समझ के, बाकी कुछ कुछ वर्ड्स इसी के रहने पड़ेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, प्रमोट करना है वेलफेयर, वेलफेयर के लिए सोचना है, ठीक है, सारे लोगों की उन्नति के लिए सोचना है, उनका जो अर्थनीति है समाज के लिए सोचना है, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय द जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो हम क्या करेंगे ना, वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, सबकी उन्नति के लिए प्रमोट करेंगे, बट मेन चीज़ है हमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्राउंड पे सबको हेल्प करना है। तो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, देखो फिर से आया, इनइक्वालिटीज़ को हटाना है। किस में इनइक्वालिटीज़, जो इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में। ये चीज़ कब ऐड हुआ है पता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके थ्रू हमारे आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 38 ज्वाइन किया। पहला पॉइंट बोलता है कि प्रमोट करना है वेलफेयर को सारे लोगों के लिए, एंड प्लस सोशल जस्टिस देना है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्राउंड में भी हेल्प करना है। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ को कम करना है, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, देखो सारे पॉइंट्स लिख नहीं पा रहे हो, 2-4 पॉइंट्स लिखना। आर्टिकल 39 बोलता है कि स्टेट पॉलिसी, ये जो स्टेट पॉलिसी है, मस्ट सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सबको जीने के लिए, जीवन शैली के लिए जो जो चाहिए वो सारा चीज़ों को ये फिक्स कर दे, हमारे लिए सिक्योर कर दे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, देखो इक्विटेबल वर्ड आया है इक्विटी से, इक्विटी का मतलब मैंने समझाया था, दैट इज समता, समता, ठीक है, समता देना। तो समता मतलब समान, तो रिसोर्सेज जो भी आएंगे, जो भी आपके लिए बचे होंगे, सबको सेम देना है रिसोर्सेज। जैसे कि कोयला है तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, खाना है खाना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबके लिए सेम होगा। ये क्या देखता है आर्टिकल 39 ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चेक करता है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वेल्थ कैसे बढ़ाया जाए, संपत्ति कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, वुमेन हो कि मेन हो, वुमेन हो कि मेन हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान पैसे दिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, जैसे अब्यूज़ ना हो, जैसे हम लोग चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं, या फिर चाइल्ड लेबरर रखते हैं, या फिर वर्कर्स को फोर्सिबली कहीं भेज देते हैं, बेच देते हैं, तो वो सब ना हो, उसके लिए प्रिजर्वेशन करना, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को उनके बढ़ाना है। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आगे जा रहा है। आर्टिकल 39A क्या बोलता है, देखो अब बोलोगे मैम इतना सारा आर्टिकल्स याद करना है, यही तो 51 तक पूरे आर्टिकल्स याद करने हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए बोला अगर DPSP को याद नहीं रख सके तो दूसरा क्वेश्चन याद रखना, बट DPSP को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कहीं पे भी आपको पूछ सकता है DPSP के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 39A ये क्या कर रहा है, इक्वल जस्टिस, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देखो गरीबों को लॉ के अकॉर्डिंग लीगली सपोर्ट करेगा और इक्वल जस्टिस देगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोल रहा है। इतना समझ आया, ये सुन लो, ये सुन लो, समझ आ रहा है, अनम्यूट करके बोलो कोई, ये सुन लो। यस मैम। ओके चलो थैंक यू। अगर नहीं समझ आया तो फिर बोलना, फिर समझा दूँगी, कोई बात नहीं। देखो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग, नहीं, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड,
ठीक है। इक्वल जस्टिस देगा, जस्टिस सबको समान देगा, प्लस फ्री लीगल एड, सबको सपोर्ट देगा। ये एड का मतलब होता है सपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल रहा है, एड बोल रहा है, सपोर्ट। ठीक है, गरीबों को सपोर्ट करेगा। ये एक्ट कब ज्वाइन हुआ, किसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 40 नहीं है, आर्टिकल 41 में आता है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है ना, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। देखो, राइट टू वर्क सबको क्या है ना, पढ़ने का अधिकार है, राइट टू वर्क काम करने का अधिकार है, पब्लिक असिस्टेंस सबको सहायता करने का अधिकार है, इन द इवेंट ऑफ, कहाँ पे ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार है, ओल्ड एज जो दुखी है या फिर गरीब है या फिर बूढ़े हैं, सिकनेस जो बीमार है, इन सबको हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो देखो, मैटरनिटी रिलीफ मतलब प्रेग्नेंट औरत है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। एंड अगर इंसान बीमार है तो उनके उस कंडीशन में हम छुट्टी देंगे, रिलीफ देंगे। ठीक है। आर्टिकल 43 में आ जाओ, तो आर्टिकल 43 बोलता है टू सिक्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर। सारे वर्कर्स को जितना भी स्टैंडर्ड का लाइफ चाहिए, जैसे कि रहने के लिए घर चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सोसाइटी में कैसे डेवलप हो सके, एंड कल्चरल कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, जो कल्चर को हम डेवलप कर सके, एक दूसरे से शेयर कर सके, उसके लिए हेल्प करेंगे। आर्टिकल 43 का ए, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। इसके थ्रू बोला गया टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है एवरी वर्क में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए हम सहायता देंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ने क्या बोला, हम क्या करें ना, आर्टिकल 43A में पहले तो हमने ये समझा था कि सोशल लेवल्स को, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। ठीक है, वर्कर्स का, अब ये वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ में वो पार्ट ले रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं तो उनके स्टेप्स को सिक्योर करना, उनके पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना। जैसे कि 2-3 पॉइंट्स बोलती हूँ, अगर मैं कोई इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मुझे वो पोजीशन में सिक्योर कर देना, जैसे कि तुम यहाँ पे हो तो तुमको सारा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, तुमको कोई जॉब से नहीं निकालेगा, तुमको अगर प्रॉब्लम है 1-2 दिन का छुट्टी ले सकते हो, मैटरनिटी रिलीफ भी मिलेगा, न्यूट्रिशनल पॉइंट में भी हेल्प मिलेगा। तो ये सारा चीज़ कहाँ पे आया, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, पोषण देने का, खाना नहीं बोल रहा है, न्यूट्रिशन पोषण देने का, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आगे बढ़ाने का, एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने का। तो 3 पॉइंट बोला, ये न्यूट्रिशन लेवल मतलब पोषण को कुपोषण से सुपोषण में ले जाना है, अच्छे खाना देना है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हो, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करे, एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, लोगों का हेल्थ भी इंक्रीज हो। ठीक है, ये आर्टिकल 47 तक हम चले गए। अभी देखो, गांधीयन फिलोसॉफी आ रहा है कि गांधीयन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग क्या क्या आ रहा है। जो पॉइंट्स बोले थे ना उधर छूट गया है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जितने आर्टिकल्स थे कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एंड आर्टिकल्स यहाँ पे देखो, फिलोसॉफी, गांधीयन फिलोसॉफी क्या बोलता है, गांधी के नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो गांधी जी के नॉलेज के अकॉर्डिंग ये फिलोसॉफिकल पॉइंट्स बना, या फिर ये DPSP के कुछ प्रिंसिपल्स बने। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग उनके आइडियोलॉजी और आदर्शवादी जो नीति है उसके हिसाब से देखो, रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से पुनः निर्माण करना है पूरा चीज़ को, एंड एनंसिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। एंड ये पता है ये प्रिंसिपल कब आया था, जब नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे गांधी जी के द्वारा, तो उस टाइम पे ये इन्होंने प्रिंसिपल्स को बनाया था। तो पहला प्रिंसिपल आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 बोलता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, विलेज पंचायत, इसको ना ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो हम नागरिक बन रहे हैं उसके लिए जो लीडिंग कैपेसिटी जो चाहिए, उसके लिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ना, हमारा विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत से। तो हमें ग्राम पंचायत बनाने हैं। और 73rd CAA, दैट इज CAA मीन्स आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट आपका 9 शेड्यूल 11। सो ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन टू पंचायत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी देना पड़ेगा पंचायत को। पहले तो पंचायत बनाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको सम्मान सहित एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये पंचायत होना चाहिए। एंड वो पंचायत अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसके कोई भी काम को हम दाखिला नहीं देंगे गवर्नमेंट के एक्ट में। ठीक है, आर्टिकल 43 क्या बोलता है, प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज।
अब जानते हो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ठीक है। 43B क्या बोलता है, आर्टिकल 43A ऊपर था सोशलिस्ट के पॉइंट से, गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 43B आ रहा है। तो इसमें क्या बोला गया, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया कि हमें ऐसा सोसाइटी चाहिए जो कि खुद से आगे बढ़ने को ट्राई करे, कोशिश करे सबके लिए सोचे, जैसे ऑटोनोमस फंक्शनिंग, खुद ही फंक्शन करे, एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लोगों के द्वारा कंट्रोल हो या चले, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो एक्सपर्ट हैं वही मैनेज करेंगे, या कोई साइंटिस्ट या फिर कोई बड़े वही मैनेज करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। सो ये बोला गया 43 में। दो पार्ट है, ठीक है, आर्टिकल 47 के दो पार्ट है। एक में बोला गया क्या, आर्टिकल 47 बोल रही हूँ, सॉरी, आर्टिकल आपका 46, आर्टिकल 47 सोशलिस्ट में था। आर्टिकल 46 जो कि प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ओके, ST/SC के लिए। अभी देखो, अगर इसको बढ़ावा देना है तो हमें जो इंटॉक्सिकेशन हो रहा है या ड्रग्स ले रहे हैं लोग, तो उसको प्रोहिबिट करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। तो वो किस में मेंशन है ना, वो आर्टिकल 47 में मेंशन है। आर्टिकल 47 जो आपके सोशलिस्ट में था, वो था न्यूट्रिशन लेवल को, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगेन आर्टिकल 47 मेंशन है, जो कि बोल रहा है कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक एंड ड्रग है जो कंज्यूम करते हैं लोग, उसको बैन करना, प्रोहिबिट करना। आर्टिकल 48 बोलता है प्रोहिबिट द स्लटर ऑफ काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, गाय खाते ना काट के, हाँ, तो उसको बंद करना, एंड उनके ब्रीड्स को बढ़ाना कि गाय ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, जैसे कि हम उसका भी क्या कर सके, उसको यूटिलाइज़ कर सके, उसके ऊपर डिपेंड हो सके, बट उसको मार ना दिया जाए, मारो मत, उसको काट के खाओ मत, ठीक है। अभी देखो दो पार्ट गया, एक गया सोशलिस्ट, दूसरा गया गांधीयन प्रिंसिपल्स में। गांधीयन प्रिंसिपल बहुत सारे नहीं थे, कम थे, एक दो, इधर देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 4 6 पॉइंट्स थे टोटल गांधीयन प्रिंसिपल्स में। अभी देखो आया लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब आपको फ्रीडम के रिलेटेड, आपको ऐसा नॉलेज मिले जैसे आप खुद को बर्डन फ्री मानो, आपके अंदर कोई ऐसा होना चाहिए कि आप फ्री हो, हर एक चीज़ से फ्री हो। तो आर्टिकल 44 क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। साहबानो केस एक हुआ था, ठीक है। इन द साहबानो केस द एपेक्स कोर्ट, जो बड़े कोर्ट हैं, had said that a common civil code would help the cause of national integration by removing the disparate loyalties to law having conflicting ideologies। आप बस ये याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन्फॉर्मेशन है, एंड उसके अकॉर्डिंग लॉ को मानना पड़ेगा सबको, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए। कोई भी नेशनल इंटीग्रेशन हो, मैंने बोला था ये पॉइंट आपका जो है किस में, लिबरलिज्म में और लिबरल इंटेलेक्चुअल में, इसमें क्या आता है, नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड पे होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लस इंटरनेशनल। तो उस अकॉर्डिंग सोचो, तो इसमें क्या करना है, नेशनल इंटीग्रेशन करना है, मतलब यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, कन्फ्लिक्शन नहीं होगा लॉज के अंदर। आर्टिकल 45 क्या बोलता है ना, ये कंपलसरी फ्री एजुकेशन जो आपने सुना था वैसा ही है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। देखो ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये मिला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों के लिए होगा, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जब तक 6 साल के नहीं हो जाते तब तक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया बताओ, 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये किया गया। बट आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, तो वो क्या बोलता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट बोला गया कि वहाँ पे बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक सबको एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 2.5 साल से स्कूल जाना स्टार्ट कर देते खाने के लिए, तो उनका बॉडी चेकअप भी होगा, प्लस उनको फ्री एजुकेशन भी मिलेगा, फ्री खाना भी मिलेगा। आर्टिकल 48 क्या बोलता है देखो, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। मतलब देखो एग्रीकल्चर मतलब क्या करना, फार्मिंग करना, एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब कुछ एनिमल्स को लाके हमने पोल्ट्री में रखा या फिर उनका कल्टीवेशन को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, वैसा तो उसको कर सकते हैं। आर्टिकल 48A क्या बोल रहा है ना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें क्या करना है ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना है, प्लस सेफ गार्ड प्रोटेक्शन बनाना है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये किया गया था, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। आर्टिकल 49 क्या होता है ना, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, एक मॉन्यूमेंट्स का नाम बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस। देखो मैं हिंट दे रही हूँ, एक मॉन्यूमेंट का नाम बोलिए,
एक मॉन्यूमेंट का नाम बोले प्लीज, कोई भी एक बच्चा बोलो, क्या है एक मॉन्यूमेंट का नाम बोलो। ताजमहल। आर्टिकल 50 क्या बोला, दैट इज द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। एंड आर्टिकल 51 बोला कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल पीस, इतना भी लिख दोगे ना हो जाएगा, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, इतना भी लिखने से हो जाएगा, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इसके लिए नेशंस के अकॉर्डिंग हम कुछ हेल्प करेंगे, नेशंस को आगे लेके जाएंगे इंटरनेशनल ग्राउंड पे इंटरनेशनल लॉज के साथ, प्लस एनकरेज पीसफुल सेटलमेंट, ऑब्लिगेशन पॉइंट को हटाएंगे एंड पीसफुल सेटलमेंट देंगे। अभी बोलोगे मैम इतना में हो गया, हाँ ऑब्वियस हो गया, बट न्यू डायरेक्टिव पॉलिसी, मैंने बोला ना कि कुछ चेंजेस आए हैं जो बुक में भी अभी तक मेंशन नहीं हुआ, इसलिए इसको पढ़ना पड़ा हमें। अमेंडमेंट जो आपके चल रहे थे, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके अकॉर्डिंग फटाफट देखना 39, आर्टिकल 39 क्या था ना, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ सिक्योर करना, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए सिक्योर करना उनके अपॉर्चुनिटीज़ को। 39A क्या बोल रहा है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीब बच्चों को और गरीब लोगों को आप क्या करोगे, जस्टिस, इक्वल जस्टिस देंगे, समान जस्टिस देंगे और उनको हेल्प भी करेंगे। आर्टिकल 43A क्या बोल रहा है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने बोला ना, जैसे हम स्टेप्स लेंगे कि इन वर्कर्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए दिया जाए, किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो प्रॉपर उनको हैरेसमेंट ना हो, कुछ ना हो, इसलिए ये आर्टिकल बना। आर्टिकल नंबर 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना एंड इम्प्रूव करना सारी चीज़ों को। अभी चलो आगे, दैट इज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो नोट लिखा गया है ना, ये नोट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, आर्टिकल 38 क्या बोलता है, द स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़। इन 4 चीज़ों में हमें इनइक्वालिटीज़ को हटा देना है, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना है। 86 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 86 अमेंडमेंट एक्ट है आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। एंड ये क्या था, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6, जैसे 6 साल नहीं होते, बट यहाँ पे एक कुछ नोट दिया गया, अच्छे से समझो। अमेंडमेंट चेंज्ड, अमेंडमेंट चेंज हो गया, सब्जेक्ट मैटर क्या था आर्टिकल 45 का, वो चेंज होके फंडामेंटल राइट्स के अंडर पे एक आर्टिकल बना 21A, ठीक है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन का, जो कि चेंज होके बन गया 6 to 14 ईयर्स के लिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में उसको ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आर्टिकल नंबर 43B क्या बोल रहा है कि स्टेट टू प्रोमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, खुद से जैसे काम कर सके, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके लिए कुछ बनाना, कुछ खुद से काम कर सके, सोसाइटीज़ हमेशा एक्टिव रहे, तो उसके लिए कुछ बनाना। तो ये हुआ न्यूली अमेंडमेंट एक्ट जो आए, चेंजेस होके, ये इतने थे जो आपको ऐड किए गए, ठीक है। इसको अगर ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, जो कि टेबल में था, जितना हमने न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोला ऐड किया है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक तरह से, इधर इतना लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट, ये 1976, 1978, 2001, 2011 न्यूएस्ट है। इसमें आर्टिकल नंबर 39F, 39A, 43A, 48 आता है। ये आर्टिकल 38(2), ये आर्टिकल चेंज हो चुका है, चेंजेस इन द आर्टिकल 45, ये अभी हो गया आर्टिकल नंबर 21 आ गया है। आर्टिकल 43B, जिसके थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको क्या करना है, सेपरेटली सपोर्ट देना है, किस लिए कि उनका खुद ही प्रमोट कर सके कुछ वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमिक फंक्शन और डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या कन्फ्यूज़न है वो मेंशन किया गया। सो ये चीज़ ना आप यहाँ पे कर लेना डायरेक्ट, आपको ये नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आप ये वाला कर लेना, बस 8.5 जो पॉइंट मेंशन है ना उसको कर लेना, ठीक है। क्या हम क्लियर हैं, इतना क्लियर है, ये सुन लो ना, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बुक में आपका मेंशन नहीं है, वहाँ पे आर्टिकल 51 तक है, बस उतना में एंड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल है, ये पॉइंट्स को लिखिएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। सो अभी देखो क्या मेंशन किया गया ना, फंडामेंटल राइट्स, इसको हमने कहाँ से लिया ना, बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ये बोरोड फ्रॉम
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। देखो किस लिए नेगेटिव बोला गया ना, ये पूरे स्टेट को, स्टेट में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एंड अदर बॉडीज जो भी थे, उनको कुछ काम करने से रोकता है, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव इन नेचर है। बट ये क्या है ना, इसको हम ज़रूरत बना दिए हैं कि कोई भी लॉ मेक करना है तो मुझे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स चाहिए, अगर किसी के लिए भी कुछ लॉ मेकिंग करना है मुझे प्रिंसिपल्स चाहिए, जहाँ पे मुझे सर्टेन थिंग्स को करने से मना किया गया था उसको भी करने के लिए कुछ हम प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पॉजिटिव इन नेचर है, ये नेगेटिव इन नेचर है, ये रोकता है, ये करने देता है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल है, ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल है। एम्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट याद रखना डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, हैव लीगल सैंक्शंस, जो भी चीज़ है बाय लॉ आएगा, गवर्नमेंट सैंक्शंस करेगा, उसके बाद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा, बिल पास होगा, उसके बाद होगा। बट इसमें क्या है ना, ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, लीगल इसको सैंक्शंस नहीं करना से चलेगा, इसमें पॉलिटिकल एंड मोरल सैंक्शंस होते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन्स एंड इंडिविजुअलिस्टिक। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, ये लोगों के लिए, मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए काम करता है, इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट पे चला जाता है, बट इन सोशलिस्टिक पॉइंट पे चला जाता है कि हम लोग एक साथ मिलके काम करें। तो डीपीएसपी, अगर हम बोलते हैं ना कंट्री का वेलफेयर को इंक्रीज करना है, तो वेलफेयर को बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिवली चलता है। ये एक एक पर्सन को देखता है, इसलिए नेगेटिव है, थोड़ा सा उन्नति इसमें कम है, वेलफेयर का कम यूटिलाइजेशन होता है। डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ठीक है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी अदर चीज़ का रिक्वायर नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो इन्फोर्स्ड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, लॉ में काम करते रहता है। बट इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए जो सपोर्ट करेगा तो आगे बढ़ेगा। कोर्ट्स कैन डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द एफआर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। मैंने बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रेजेंट नहीं है और इनवैलिड है, देन इसको कोर्ट क्या कर सकता है, लॉ वायोलेटिव, ठीक है। कोर्ट्स कैन नॉट बी डिक्लेयर, इसको हम लॉ वायोलेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज डीपीएसपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में प्रेजेंट ही नहीं है, और मतलब प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है बताओ, इसको बहुत लोगों ने एफआर के बाद बनाया, फंडामेंटल राइट्स को बनाया, एंड अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो इसके लिए कोई भी लॉ वायलेटिव नहीं है, बट इसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। हाउएवर दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ टू गिव इफेक्ट टू ये डायरेक्टिव। तो यहाँ पे बड़ी एक चीज़ ये होता है कि अगर मुझे कोई भी प्रिंसिपल को या कोई भी लॉ को अगर वैलिड साबित करना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा रह गया पॉइंट डिफरेंस में। लास्ट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। क्या क्या है, 6 पॉइंट्स दे रही हूँ मैं। ये फैसिलिटेट करता है स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, सबको अपॉर्चुनिटीज़ देगा आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी बैलेंस रखने के लिए, कंटिन्यूटी अपने लाइफ में हमेशा चलने के लिए, इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, कोई भी पॉलिसी हो, अपना खुद का हो या फॉरेन का हो। सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का एफआर का ये सप्लीमेंट्री है। एनेबल्स ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए डीपीएसपी बना है जिसमें लोगों को जस्टिस मिले, फुल प्रॉपर सबका यूटिलाइजेशन हो, एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट करें, एन्जॉयमेंट कर सके लोग, डीपीएसपी का यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स को जैसे एन्जॉय कर सके, डीपीएसपी का यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स को जैसे यूज़ कर सके या फिर उसके साथ एन्जॉय कर सके, इसलिए वो बना। Enable the opposition to exercise influence and control over the operation of the government. ऐसा ऑपोजिशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए जो गवर्नमेंट ने चलाया बट वर्केबल नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी ये काम करेगा, उसके लिए भी कंट्रोल इन्फ्लुएंस सब रख रहा है। सर्व एज ए क्रूशियल टेस्ट, ये एक ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट है जो कि गवर्नमेंट परफॉर्म करता है एंड गवर्नमेंट को ये जज करता है, ठीक है। सर्व एज ए कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ये कॉमन चीज़ है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, मतलब मैनिफेस्टेशन है, पॉलिटिकल थिंग्स के ऊपर ही हो रहा है एंड कॉमन चीज़ है, बट कॉमन चीज़ है। क्या हम इतना समझ पाए, ये सुनो, इसके भी वीडियोस हैं, अपलोडेड हैं, 2 टाइम्स अपलोडेड है, ठीक है, यही सेम वीडियो अपलोडेड है, बट
इससे ज़्यादा वो थोड़ा क्लियर विजन दे रहा है बोल के मैंने उसको पढ़ाया। 36 से लेके आर्टिकल 51 याद है। चैप्टर 4 में ये रखा गया है। ये आर्टिकल पार्ट 3 में जो सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट को डेवलप करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वेलफेयर के लिए सोच के गैप को फिलअप कर रहा था। ये हुआ। दैन देखो इसमें 4 पार्ट है एंड यहाँ पे ना शॉर्टकट लिखा गया है, इसलिए आपको इजी लग रहा था, बट एक्चुअल अगर देखोगे आर्टिकल नंबर्स यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने बस लिखवाया था। इससे फार बेटर है वो वाला। ये लिखोगे मार्क्स अगर हार्डली मिले 16 से 11 मिलेगा, वो लिखोगे प्रॉपर करके 14 तक मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या बोल रही हूँ। ये नोट्स जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था ना प्रीवियस ईयर, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये नोट्स बनाया था। उसके बाद मैंने फिर ऐड किया, देखो यहाँ पे पूरा क्लियरली एक एक लाइन वाला भी है। आर्टिकल 36 इट स्टेट्स दैट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, पूरा सिंगल लाइन वाला आ रहा है आपको इजी करने के लिए। आर्टिकल 36 क्या बोला? इट स्टेट्स दैट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ सेंट्रल, देन स्टेट एंड लोकल एंड अदर बॉडीज, इसको इंक्लूड करा। आर्टिकल 37 डीपीएसपी इज नॉन कन्वर्टिबल, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, डीपीएसपी को और कोई फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ये किस लिए हेल्प कर रहा है ना, अगर मुझे लॉ मेकिंग करना है, देखो मैं रिवाइज करवा रही हूँ अगेन, ठीक है, पढ़ते चलो। अगर मुझे लॉ मेकिंग करना है तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को बेस बना के हम यूज़ करेंगे एंड उसके बेसिस पे ही लॉ मेकिंग होगा। आर्टिकल 38 क्या बोला ना, टू एस्टैब्लिश सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। देखो कितना सिंपल कर दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, वहाँ पे डिटेल था, यहाँ छोटा पॉइंट्स आया। आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द पीपल। सारे लोगों में इक्वली रिसोर्सेस को बांट दो। अभी बोलोगे मैम ये इजी लग रहा है, इसको करो, ठीक है, उसको लिखना जितना हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सारे आर्टिकल्स हैं, इसको लिख देना। आर्टिकल 39A क्या बोल रहा है? दिस प्रोविजन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है रॉन्गली, 42nd अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे लिखा गया 1976। एंड इट जस्टिफाइज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए 39A के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है ना, इन दिस प्रोविजन रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज। बोलो ये कौन से पॉइंट पे आ गया? ये आया आपका ग्राम पंचायत बनाना है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया। ये गांधीयन प्रिंसिपल का पहला आर्टिकल था। इन दिस प्रोविजन रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। आर्टिकल 41 क्या बोल रहा है ना, इट हैज़ बिन टोल्ड दैट इन सम स्पेशल कंडीशन लाइक डिजीज, पॉवर्टी एटसेट्रा, ये पर्सन हैज़ अ राइट टू गेट वर्क। ठीक है, अगर आपको मैं रिलीफ दे रही हूँ कि आप बीमार हो, आप डिजीज़ वाले हैं, तो रिलीफ दे रही हूँ, तो आप ठीक होने के बाद फिर से काम ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है ना, प्रोटेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स एंड एनवायरमेंट को बचाना, वहाँ पे भी लिखा था एनिमल्स को, एनवायरमेंट को बचाना। सेफ गार्ड एक वर्ड यूज़ हुआ था, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या बोला, इंक्रीमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो क्षुद्र शिल्प होते हैं ना, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कितना इजी, वहाँ पे देखो थोड़ा लंबा था, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में है। आर्टिकल 45 क्या बोला, अभी बताया था, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज बाय द गवर्नमेंट के थ्रू 6 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा, दैट इज ECCE, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए बनाए गए? ST/SC डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 47 द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू को वहाँ पे भी बताया था कि हमें इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को डेवलप करना है, ताकि लोगों का जो हेल्थ वेलफेयर है वो बढ़ सके, इम्प्रूव हो सके, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड न्यूट्रिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, मतलब एनिमल्स को जो हम घर पे रख के क्या करते हैं, जैसा पोल्ट्री फार्मिंग में या फिर पेट बना के रखते हैं, या फिर उसका कल्टिवेशन करते हैं या फार्मिंग करते हैं, वैसा। आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट क्या बनाएगा, प्रोविजंस बनाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स को। आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है ना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन, दोनों के अंदर अंतर होंगे। आर्टिकल 51 क्या बोला, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये पॉइंट फिर से मैंने लिखा है, देखो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, पीस एट द इंटरनेशनल लेवल एंड प्रमोट सेफ्टी।
सबको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, इंटरनेशनल पीस देना है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन वाले पॉइंट पे आता है, इंटरनेशनल पीस बोल दिया तो आर्टिकल 51 है। ठीक है, अभी एक चीज़ देखना ऊपर, ये चीज़ पढ़ लो, क्लियर पूरा दिख रहा है, इधर देखो वही चीज़ें सारे लिखे गए हैं बट छोटे छोटे पॉइंट्स में है। ठीक है, तो उससे बेटर है आप क्या करोगे कि आपको जो पहले पढ़ाया गया उसको आप पूरे अच्छे से 2 बार सुनोगे एंड उसके पॉइंट की जगह पे सेम सीक्वेंस में ये सारे बना लोगे। जितने आर्टिकल्स फर्स्ट पॉइंट पे सोशलिस्ट में आते हैं उतना लिखेंगे पहले, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स आते हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद जो आपके लीगल इंटेलेक्ट मतलब आपका लेजिस्लेटिव इंटेलेक्चुअल पॉइंट पे जो आता है, जो लिबर्टी के पॉइंट पे आता है, जो लॉ मेकिंग के लिए हेल्प कर रहा है, इंटरनेशनल ग्राउंड पे या फिर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उसके लिए काम करेंगे एंड ST SC के लिए। तो इतने पॉइंट्स करोगे तो DPSP कंप्लीट होगा। अब ईजी लगा? ये अब ईजी लगा होगा। ठीक है, इतना में कंप्लीट हुआ। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.